बात 1992 की है, जब दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शरद अपनी बीवी राधिका के साथ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जैसलमेर जा रहा था। बहुत ज्यादा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे आगे। सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए ना। हाँ कर दी है, मगर कोहरा आगे कांच पर जम रहा है। आगे किसी ढाबे पर गाड़ी रोककर साफ कर देंगे उसको और वहीं कहीं खाना भी खा लेंगे। शरद लगातार गाड़ी चलाता रहता है, मगर आगे कोसों तक उसको कोई ढाबा नहीं दिखाई देता। हे भगवान, कैसी सुनसान और लंबी रोड है, कोई ढाबा ही नहीं आ रहा। वो तो है, पता नहीं कैसा हाईवे बनाया है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करो ना, देखो यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। अरे पूरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, जीपीएस कैसे ऑन करूं? और थोड़ी दूर और गाड़ी चलाने के बाद उनको मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। फाइनली ढाबा दिखा तो। थैंक गॉड, इतने बड़े हाईवे पर बस ये एक छोटा सा ढाबा। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना, चलो कुछ खा पी लेते हैं। शरद और राधिका दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और ढाबे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस ढाबे में तो कोई भी नहीं बैठा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम भी ना राधिका, इतनी तेज ठंड में कोई क्यों ट्रेवल करेगा हमारे जैसा? मगर अरे ज्यादा मत सोचो। साहब क्या लोगे? एक दाल तड़का और 4 चपाती, और हाँ जल्दी लेकर आना। ठीक है साहब, 15 मिनट में लाता हूँ। राधिका आसपास घूर घूर कर देख रही होती है। राधिका, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ज्यादा मत सोचो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये नेशनल हाईवे होकर भी इतनी सुनसान क्यों है? ना प्रॉपर लाइट्स हैं, ना कोई फैसिलिटी। होता है ऐसा कई जगह, आगे शायद अच्छी रोड मिले, ज्यादा मत सोचो। तभी वेटर उनका खाना ले आता है। साहब आपका खाना। हाँ लगा दो। सुनो, यहाँ से अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तो अगले 10 किलोमीटर पर ही है साहब, मगर आप इस रास्ते पर कहीं रुकना मत। रुकना मत मतलब? वो मतलब ऐसे ही कहा मैंने, कोहरे की रात है ना, इसलिए कहा मैंने। शरद और राधिका दोनों वेटर की बात से थोड़ा चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब खाना खा लो और जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है राधिका। साहब और भी कुछ लेंगे क्या खाने के बाद? चाय या छाछ? ठीक है, चाय ला देना, रात को जाकर गाड़ी चलानी है। खाना खाकर शरद सामने वाली खिड़की के कांच पोंछने लगता है और पेमेंट करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर राधिका के दिमाग में अब तक वेटर वाली बात घूमती रहती है। शरद, इसने ऐसा क्यों कहा कि रास्ते में कहीं रुकना मत? राधिका, अब तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, गाने लगा लो या फिर चुपचाप सो जाओ। दोनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं कि उनको एक आदमी और औरत की परछाई भीख मांगती हुई दिखाई देती है। ये इतनी रात को हाईवे पर कौन लोग खड़े हैं? पता नहीं, मगर बहुत ही जरूरत में लग रहे हैं। गाड़ी मत रोकना शरद, मुझे डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो राधिका तुम? वो लोग जरूरत में लग रहे हैं। राधिका शरद को गाड़ी रोकने से मना करती रहती है, मगर शरद उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी उन दोनों के सामने रोक देता है। खिड़की के कांच को नीचे करके उनसे बात करता है। कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये मेरी बीवी कनिका है। क्या आप हमें पास के गांव में छोड़ देंगे? शरद उन दोनों को गौर से देखता है। उसकी बीवी घूंघट में होती है। रहने दो शरद, मना कर दो। राधिका, कैसी बात कर रही हो? और इतनी रात को इमरजेंसी में ही खड़े होंगे ना? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मगर शरद राधिका की बात नहीं मानता। ठीक है, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको अगले गांव तक छोड़ दूंगा। दोनों गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। राधिका बहुत ही घबराई हुई होती है और शरद उनसे बातचीत चालू कर देता है। वैसे आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आप सुबह भी जा सकते थे ना? नहीं,
वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम यहीं खड़े रहे। अरे एक्सीडेंट? वो कब हुआ और कैसे हुआ? वो आगे एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर सामने से आते हुए एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर हुई एक्सीडेंट हुए? हाँ, वो गाड़ी को तो पुलिस ले गई ना। पुलिस ले गई? इतनी जल्दी कैसे? कितनी देर पहले हुआ था एक्सीडेंट? वो 10 साल पहले। 10 साल पहले सुनते ही अचानक शरद की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 2 भूतिया चेहरे दिखाई देते हैं। राधिका भी चिल्लाने लगती है, कहा था ना, मत लिफ्ट दो। राधिका, घबराओ मत। तो क्या करूँ अब? शरद गाड़ी के मिरर में देखता है तो उन दोनों का रूप पूरा बदल चुका होता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी आगे के मोड़ पर जब शरद गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे खून से लथपथ विक्रम और कनिका दिखाई देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। कनिका पेट से होती है और अचानक वो खिड़की के पास आकर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। छोड़ दो, पीछे हटो। कैसे पीछे हट जाऊं? उस दिन हमारी नई नई शादी हुई थी, मगर इतने बड़े हाईवे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? हाँ, हमने तो आपकी मदद की ना। तभी पीछे से कनिका राधिका की गर्दन पकड़ लेती है। चुप कर, तुम्हारे ही जैसा कोई बंदा हमारा एक्सीडेंट करके चला गया था और हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी गर्दन छोड़ दो, शरद बचाओ मुझे। शरद बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और आगे मोड़ आता है। शरद और राधिका खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कनिका और विक्रम उनकी गर्दन पर वार करके उनको मारने लगते हैं। नहीं, मत मारो मुझे। बड़े दिनों बाद कोई फंसा है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेरे खून से मैं वापस अपने आप को जिंदा कर लूंगी। शरद और राधिका दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक और गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है और 2 परछाई उनसे लिफ्ट मांगती हैं और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट मांगने वाली परछाई अब शरद और राधिका बन चुके होते हैं। ये कहानी है बिरजू की, जो एक मछुआरा था। बिरजू रोज अपनी नाव लेकर गहरे समंदर में जाया करता था। वह अक्सर सूरज ढलने से पहले किनारे लौट आता था, लेकिन कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी। क्या भाई बिरजू, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें? क्या बताऊं भाई, आज तो जितनी बार जाल फेंका खाली लौट आया। शाम होने के बाद जाकर कुछ हाथ लगा है। कोई नहीं भाई, ठीक है, होता है। वैसे तुम मेरी उधारी कब चुका रहे हो? बस इसी महीने, आधे दे दूंगा, बाकी अगले महीने। ठीक है, पर दे जरूर देना। बिरजू यहाँ से निकल गया और वो समंदर के तट पर चल रहा था। शाम होते ही ये रेत कितनी ठंडी हो जाती है। एक काम करता हूँ, कुछ देर यहीं बैठता हूँ। बिरजू वहाँ बैठ गया और समंदर की खूबसूरती निहारने लगा। कुछ देर बाद बिरजू को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो बाईं ओर मुड़ा तो उसे लगा जैसे पायल दाईं ओर है, और जब वो दाईं ओर मुड़ा तो आवाज बाईं ओर से आ रही थी। कौन है? कौन है यहाँ? घबराओ मत, मैं हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम पूनम है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। क्या? समंदर को निहार रही हूँ। तुम्हें अकेले यहाँ डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, अगर कोई भूतनी आ गई तो?
वो खुद मुझसे डर जाएंगी। बिरजू पूनम से हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी देर बाद बिरजू को याद आया। आज बहुत देर हो गई, कल मुझे वापस दरिया में जल्दी जाना है। चलो मैं चलता हूँ। वापस कब मिलोगे? तुम बताओ। कल मिलो यहीं। तो थोड़ा जल्दी आना। मैं सूरज ढलने के बाद ही आऊंगी, वरना अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, मैं कल सूरज ढलने के बाद तुम्हें यहाँ मिलता हूँ। ठीक है। बिरजू वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद पूनम भी गायब हो गई। अगली सुबह रोज की तरह बिरजू अपनी नाव लेकर दरिया में गया। आज वो बहुत खुश था। वो पूनम के बारे में ही सोच रहा था। कितनी खूबसूरत आंखें हैं पूनम की। मैं तो उसकी आंखों पर ही मर गया। काश काश पूनम मेरी हो जाए और हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन पहले उसकी शादी हुई है या नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा ना। बिरजू सारा समय पूनम के ख्यालों में ही उलझा था। आज तो सांझ होने से पहले किनारे चला आया। अब जाकर पूनम से मिलता हूँ। बिरजू उसी जगह चला गया और रेत पर बैठकर ढलता हुआ सूरज देखने लगा। ना जाने कब सूरज डूबेगा और कब पूनम आएगी। बिरजू की नजर एक टक सूरज पे ही टिकी थी। यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखाई देने लगी और उसके पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। बिरजू, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बोला तो था कि मैं सूरज ढलने के बाद ही आ सकती हूँ। ठीक है, चलो ये अच्छा है कि तुम आ तो गई। आज कैसा था तुम्हारा दिन? कितनी मछलियाँ पकड़ी? आज का दिन तो बहुत मस्त था। बहुत सारी मछलियाँ मिली। ऊपर से मैं आज जल्दी ही किनारे पर भी आ गया। अच्छा है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें सूरज ढलने के बाद बाहर कैसे जाने देती है? वो क्या है कि सूरज ढलने पे वो सो जाती हैं और मैं चुपके से भाग जाती हूँ। अच्छा, इसीलिए मुझे इतना इंतजार कराना पड़ा। वैसे तुमने घर वालों के बारे में क्यों पूछा? वो बस उन्हीं। यूं ही? मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। वो भला क्यों? अरे वो अच्छा, ये सब छोड़ो। वो देखो, समंदर में कितनी बड़ी लहर आई है। आज भी पूनम और बिरजू देर तक बतियाते रहे और फिर बिरजू पूनम को अलविदा बोलकर चला गया। अगले दिन बिरजू फिर से अपनी नाव में सोच रहा था। मुझे लगता है पूनम भी मुझे पसंद करती होगी, वरना वो मुझसे रोज मिलने क्यों आएगी। आज उससे पूछ ही लेता हूँ। बिरजू ये सोच सोचकर बहुत खुश था। शाम होते ही वो वहीं रेत पर पूनम के आने का इंतजार करने लगा और हमेशा की तरह यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखने लगी और पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। आज भी बहुत इंतजार करवाया क्या मैंने? नहीं नहीं। क्या हुआ? आज बड़ी सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर नहीं तो भी चलेगा। ऐसी बात नहीं है, पर मेरी एक मजबूरी है। अगर वो ना होती तो मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेती। क्या मजबूरी है? मेरा जन्म देवी के नक्षत्र में हुआ है, इसीलिए एक साधु ने बचपन में ही मेरे साथ एक पूजा की है और एक कलश में कुछ दिव्य चीजों को भरकर देवी माता के मंदिर में रख दिया है। जब तक वो कलश वहाँ रहेगा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। पर ये तो नाइंसाफी है। हाँ, अगर उस कलश के अंदर की चीजों को पानी में बहा दिया जाए तो मैं अपनी मनमर्जी कर पाऊंगी। वो कलश कौन से मंदिर में है? ऊपर पहाड़ी वाले, लेकिन उस कलश को निकालना इतना आसान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं वो कलश ले आऊंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, तुम्हें पाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ देर बाद उन लोगों ने और बातें की और फिर बिरजू अपने घर चला गया और पूनम गायब हो गई। अगले दिन बिरजू पहाड़ी वाले मंदिर चला गया। वो वहाँ वो कलश ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कलश नहीं मिला। वो शाम होने तक वहीं बैठा रहा। जैसे ही सूरज ढला,
पूनम के पायल की आवाज सुनाई दी और जब बिरजू पीछे घूमा तो वो वहीं खड़ी थी। मुझे वो कलश कहीं नहीं मिला। वो कलश देवी की मूर्ति के पीछे है। चलो मेरे साथ, हम वो कलश ले लेते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। तुम वो कलश ले लो, फिर हम समंदर के पास जाते हैं। ठीक है। बिरजू मंदिर के अंदर गया और जब वो देवी की मूर्ति के पीछे गया, ये रहा वो कलश। जैसे ही बिरजू ने वो कलश उठाया तो जोर जोर से हवा बहने लगी। मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी। लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कलश लेकर मंदिर के बाहर आया जहाँ पूनम उसका इंतजार कर रही थी। कलश देखकर पूनम बहुत खुश थी। अब चलो जल्दी यहाँ से। पूनम और बिरजू वहाँ से निकले और समंदर की ओर चल पड़े। पूनम बहुत तेज चली जा रही थी। अरे थोड़ा आराम से, मैं इतनी तेज नहीं चल सकता। जल्दी करो, अगर उस तांत्रिक को पता चल गया तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बिरजू पूनम के साथ दौड़ने लगा। दोनों समंदर के पास पहुँचे। बिरजू हाँफ रहा था। अब क्या करना है? सिर्फ ये लाल कपड़ा खोल दो और इसके अंदर की चीजें समंदर में मिला दो। ठीक है। जैसे ही बिरजू ने वो लाल कपड़ा हटाया तो बिजली खड़कने लगी। जल्दी करो, मौसम खराब होने वाला है। बिरजू ने उस कलश को पानी में उलटना शुरू कर दिया तो उसमें से राख गिरने लगी। ये तो राख है। हाँ, तुम कलश फेंक दो। और जैसे ही पूरा कलश पानी में डूबा, पूनम एक भयानक भूतनी में बदल गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? पूनम, पूनम। मैं ही तुम्हारी पूनम हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे आजाद किया लेकिन अब तुम मेरे ही शिकार बनोगे। नहीं नहीं। भूतनी ने बिरजू को पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए। बिरजू ने अनजाने में पायल वाली भूतनी की मदद की, पर भूतनी ने उसे नहीं बख्शा। बिरजू को मारकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर अपनी पायल की आवाज करते हुए गांव की ओर चली गई।